नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 17 जून 2020 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं दो स्पेशल टॉपिक्स। एक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ जुड़ा हुआ, इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हिंदी चीनी बाय बाय। तो ये स्पेशल टॉपिक है, दो न्यूज़ आइटम्स हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आई क्यू की टीम ने मिलकर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें हैं फैकल्टीज़ की, तो इन्होंने मिलकर स्टडी आई क्यू को ये जो यूपीएससी है, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए स्टडी आई क्यू की टीम ने एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशंस को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। एक और चीज़ डियर फ्रेंड्स, 20 जून 2020 तक ईएमआई का ऑप्शन, ईएमआई की ऑफर अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपीस रखे हैं। ये 1.7 लाख रुपीस जो हैं, 1.7 लाख करोड़ रुपीस, ये किसके लिए हैं? ये मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन के लिए है। उनको डीबीटी के माध्यम से सपोर्ट दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, इसका एक फ़ायदा है। कुछ दिनों पहले अमिताभ कांत साहब भी ये बता रहे थे कि डीबीटी से लीकेजेस जो है वो नहीं होते हैं। पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि 10 रुपये सरकार रिलीज़ करती हैं, लोगों तक सिर्फ 1 या 2 रुपये ही पहुंचते हैं, बाकी के सारे पैसे जो हैं अलग अलग लेवल पर कोई ना कोई जो है वो खा जाता है। अब ये चीज़ जो है डीबीटी के आने से एलिमिनेट हो चुकी है। सरकार हर साल ये प्रधानमंत्री किसान जो हैं, किसान के तहत, पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करती हैं। 2,000 रुपये के 3 इंस्टॉलमेंट्स किसानों को दिए जाते हैं। तो टोटल पर ईयर 6,000 रुपीज़ ये भी डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं। गैस सिलेंडर की बात करें या फिर गैस सिलेंडर जो पीएम उज्ज्वला का सपोर्ट है, फिर कुछ टाइम पहले की ही बात है कि सरकार ने जन धन अकाउंट होल्डर्स महिलाओं को 500 रुपीज़ का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया था। पर पर्सन 500 रुपीज़ जन धन अकाउंट, और महिलाओं को ही दिया था। पुरुषों के अकाउंट में ये पैसे नहीं है। महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे। सरकार ने मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम भी प्रोवाइड की है। ये मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोविड-19 को फाइट कर रहे हैं, तो उनको 50 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और यहाँ का आंकड़ा, जो ये वाला आंकड़ा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरकार ने बताया है, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, कि आज तक ये जो 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ अलग से रखे गए थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के, तो इसमें से 53,248 करोड़ रुपीज़ ट्रांसफ़र किए गए हैं 42 करोड़ बेनिफिशरीज़ को। राइट, 53,248 करोड़ कितने लोगों तक पहुंचे हैं? 42 करोड़ लोगों तक पैसे पहुंचे हैं। अलग अलग सहाय, किसी को फ्री सिलेंडर मिला है तो किसी को जनधन की सहाय मिली है। तो सरकार जो है डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर रही है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। अब बात यह है कि कोविड-19 ख़त्म तो नहीं हुआ है, कोविड-19 इज़ स्टिल विथ अस। तो अभी भी हमें हमारे पाउडर्स जो हैं, या फिर हमारा पाउडर हमें ड्राई रखना है, यानी कि हमें हमारा जो बैकअप है वो प्लान ऑन ही रखना है। कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। तो डीबीटी का इस्तेमाल जो है वो एमजी नरेगा के लिए भी किया जा सकता है। एमजी नरेगा का इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए भी किया जा सकता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसानों की मदद जो है वो वाया एमजी नरेगा विद द हेल्प ऑफ डीबीटी कर सकते हैं। इज़न्ट इट? आई गिव यू वन एग्जांपल। होता क्या है कि सरकार ने क्या किया है कि एमजी नरेगा जो है, आई एम जस्ट राइटिंग एमजी राइट हियर, तो एमजी नरेगा का सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। इस साल कुछ 1 लाख करोड़ रुपए एमजी नरेगा के लिए रखे गए हैं। कुछ 60,000 रखे थे और कोविड-19 की वजह से 40,000 एक्स्ट्रा, तो समवेयर अराउंड रफली 1 लाख करोड़ रुपए एमजी नरेगा के लिए इस साल खर्च किए जाएंगे। अब एमजी नरेगा में जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको ग्रामीण विस्तार में जॉब्स दी जाती हैं, और गारंटी है कि अगर आपको कहीं पर जॉब ना मिले तो फिर एमजी नरेगा आपको जॉब देगी। अगर जॉब नहीं दे पाएगी तो आपको खाने पीने के पैसे, आपको सैलरी दी जाएगी, वेजेस दिए जाएंगे अंडर एमजी नरेगा। अब कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है, मॉनसून टाइम पर रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन का वर्क तो नहीं होगा, तो
क्या हम एमजी नरेगा के वर्कर्स को एग्रीकल्चर में कवर कर सकते हैं? जो हमारे किसान हैं तो वो मज़दूरों को रखते हैं, और प्रॉब्लम यह है कि जब एमजी नरेगा में काम मिलता है तब खेती बाड़ी के लिए कौन काम करे? यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मिनिमम वेज मिलता है, एश्योरिटी मिलती है। तो किसानों का प्रॉब्लम यह है कि उनको टाइम पर, जो सोइंग का टाइम है, हार्वेस्टिंग का टाइम है, ऐसे टाइम पर उनको मज़दूर जो हैं वो नहीं मिलते हैं। तो अगर सरकार एमजी नरेगा को एग्रीकल्चर के लिए टाइम बिंग, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल, तो खेती बाड़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट करेगा एमजी नरेगा। और कैसे? डीबीटी के माध्यम से। तो किसानों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मज़दूरों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, देश की फूड सिक्योरिटी भी इस ये भी मेंटेन कर पाएंगे हम। तो इट्स मोर लाइक ए विन विन सिचुएशन। ऐसे ही खाली बैठे हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ मानसून, तो इट इज़ बेटर कि वो खेती बाड़ी में जाकर काम करें और उनको पैसे मिले उस चीज़ के, और डीबीटी के माध्यम से दिए जा सकते हैं, तो ताकि उनको टाइम पर पैसे भी मिल जाए। जो लेट पेमेंट की कंप्लेन है ये भी सॉल्व हो जाएगी और किसानों की भी मदद हो जाएगी। तो दिस वॉज सॉर्ट ऑफ एक ऐसा आर्टिकल था जिसमें ये आइडिया मिला, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये आइडिया। तो आई थॉट लेट मी शेयर इट विथ यू गाइस। विथ दिस डियर फ्रेंड्स, न्यूज़ आइटम की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीएम्स के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक डिस्कशन की। आई एम श्योर आपको पता होगा इसके बारे में। अगर नहीं पता है देन यू शुड गो थ्रू डेली जो हिंदू एनालिसिस के लेक्चर्स हैं, तो इसमें करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें न्यूज़ आइटम्स में मैंने बताया था कि 2 दिन ये मीटिंग चलेगी। एक दिन कुछ 21 सीएम्स और यूटीज़ के हेड के साथ बात होगी, और उसके बाद 15 सीएम्स और यूटीज़ के हेड के साथ डिस्कशन करने वाले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, राइट। तो अनलॉक फेज़ 1 जो है, इसका बेसिकली एक रिव्यू किया गया है फर्स्ट 2 वीक्स पहले। जो 15 दिन हैं अनलॉक फेज़ 1 के, तो उसमें चीज़ें किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं उसके बारे में एक डिस्कशन हुई। और इसी रिव्यू एक्सरसाइज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि देखिए, ये कोविड-19 जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर्सनली खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है कि मास्क पहनना जो है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप बाहर निकल रहे हैं देन यू शुड वेयर ए मास्क, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने पंजाब का एग्जांपल दिया, जैसे माइक्रो कंटेनमेंट और हाउस टू हाउस सर्वेलेंस स्ट्रेटेजी जो पंजाब ने इम्प्लीमेंट की है, तो इससे दूसरे स्टेट्स को भी पंजाब से कुछ सीखना चाहिए, या फिर पंजाब एक बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो कंटेनमेंट और हाउस टू हाउस सर्वेलेंस स्ट्रेटेजी का। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो उन्होंने बताई वो थी कि ग्रीन शूट्स इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे ग्रीन शूट्स जो हैं वो हमें इकोनॉमी में देखने को मिले हैं। और ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम देखें तब पता चल जाता है कि चीज़ें जो है वो बैक टू नॉर्मल हो रही है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो है, राइजिंग पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। हाउस होल्ड पावर कंजम्पशन, जब सिर्फ हाउस होल्ड पावर कंजम्पशन हो रहा था, जब लॉकडाउन चल रहा था, तब फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, दुकानें बंद थी, तो पावर का जो एक कंजम्पशन है वो कम हुआ था। लेकिन अब कंजम्पशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि दुकानें, शॉप्स, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो लास्ट मई के साथ, मई 2019 के साथ कंपेयर करें तो इस टाइम मई 2020 में फर्टिलाइज़र का सेल जो है वो डबल हो चुका है। फिर खारिफ की सोइंग की बात करें, जिस जगह पर खारिफ आइटम्स को उगाया जाता है, तो 13% हमें इसमें एक राइज देखने को मिला है। 2 व्हीलर्स की डिमांड जो है प्री लॉकडाउन लेवल की जो थी, तो उसके 70%, अगर लेट्स से पूरे देश में हर रोज़ 100 मोटरसाइकिल्स प्री लॉकडाउन के टाइम पर बेचे जाते थे, तो फिलहाल 70 जितने मोटरसाइकिल्स जो हैं वो बेचे जाते हैं। तो 70% डिमांड, दिस इज़ जस्ट ए रफ एग्जांपल। डिजिटल पेमेंट में एक राइज हमें देखने को मिला है, और इसके साथ साथ टोल कलेक्शन जो है उसमें भी एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी बाउंस बैक हुए हैं। तो दिस इज़ गुड। और ये सारी जो अलग अलग आंकड़े जो आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर में से, तो ये सारे अच्छे, यू कैन से ऑप्टिमिस्टिक और काफ़ी पॉजिटिव आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। तो वी कैन सेफली से कि ग्रीन शूट्स इन द इकोनॉमी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि रिकवरी रेट की बात करें तो भारत का रिकवरी रेट 50% प्लस है, और डेथ रेट पर लाख पॉपुलेशन 0.7 है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव कंपेयर टू द वर्ल्ड। फिर डियर फ्रेंड्स, हिंदी चीनी बाय बाय, राइट। पहले हिंदी चीनी भाई भाई था, अब हिंदी चीनी बाय बाय।
तो दिस वन इज अबाउट ट्रेड। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना यह है कि बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन्स चल रहे हैं इसकी इमीडिएट इम्पैक्ट हमें बिजनेस और ट्रेड रिलेशन के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। भारत और चाइना के बारे में बात करें तो चाइना का सरप्लस पता है कितना है? दोनों अगर हम ट्रेड करें, हम उनको चीज़ें बेचें और चाइना से हम जो चीज़ें खरीदते हैं, तो हम चाइना से कुछ 15.54 बिलियन डॉलर की चीज़ें हमने उनको बेची है। अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का ये आंकड़ा है। 15.54 बिलियन डॉलर आइटम्स हमने चाइना को बेची है और चाइना से हमने 62.37, तो ट्रेड डेफिसिट, जो ट्रेड सरप्लस जो है वो चाइना के फेवर में है। हम उनसे 47 बिलियन डॉलर की आइटम्स ज़्यादा खरीदते हैं। कैन यू बिलीव? दोनों जो ट्रेड करें तो इसमें 47 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें चाइना हमें ज़्यादा बेचता है। और इसमें ज़्यादातर इंपोर्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, मशीनरी हैं। हम यहाँ से जो चीज़ें बेचते हैं तो उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक आइटम्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, फ़िश हैं, ओर्स हैं, तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स हम उनको बेचते हैं। छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे रिटेलर्स का कहना यह है कि ये गैप को रिड्यूस करने की बात छोड़िए, बॉयकॉट कीजिए चाइना के प्रोडक्ट्स को। ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं स्मॉल रिटेलर्स ये बता रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को हमें बॉयकॉट करना चाहिए। और हमारा देश जो है वो एक लिस्ट भी बनाने लगा है। CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड ने कुछ 450 ऐसी कैटेगरीज की लिस्ट तैयार की है। अगर इस लिस्ट को हम कट डाउन करें तो दिसंबर 2020 तक 13 बिलियन डॉलर की आइटम्स जो हैं वो हम चाइना से कम खरीदेंगे। ये आइटम्स में FMCG प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टॉयज़, फर्निशिंग, फैब्रिक्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर, एप्रल, किचन आइटम्स, लगेज, हैंडबैग्स, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम्स, फैशंस, एप्रल, फूड, वॉचेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। एक बड़ा लिस्ट तैयार किया है। एक ग्रुप है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इस ग्रुप का नाम है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, APTA। ये ग्रुप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना और भारत के बीच में ट्रेड पैक्ट जो है सिर्फ अकेला ऐसा ऑपरेशनल ट्रेड पैक्ट है APTA जो दोनों को कनेक्ट करता है। इसमें दूसरे देश हैं जैसे कि बांग्लादेश। टोटल देश की बात करें तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लाओ PDR और श्रीलंका, ये कुछ देश हैं जो APTA के मेंबर्स हैं। मंगोलिया 7th ऐसा कंट्री है जो जल्दी इसको ज्वाइन करेगा। ये एग्रीमेंट जो है ये 2018 में इफेक्ट में आया, राइट। और 1 दशक 10 सालों से इसके ऊपर बातचीत हो रही थी और फाइनली 2018 में ये इफेक्ट में आया है, राइट। ये APTA। तो इसमें भी भारत जो है वो इतना ख़ास चाइना के साथ एंगेजमेंट नहीं कर रहा है। और RCEP के बारे में तो हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है, पहले बातचीत की थी। तो RCEP जो है इसमें से भी निकलने का मेन रीज़न भारत का यही था क्योंकि इसमें चाइना है। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा ट्रेड, ये जो ट्रेड है तो उसमें ये ट्रेड सरप्लस चाइना के फेवर में है और बहुत ज़्यादा फेवर में है। 47 बिलियन डॉलर इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो भारत इसको धीरे धीरे कम कर रहा है। और FDI की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले भारत ने ये जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर है इसको रोकने के लिए FDI पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूत किया है। खास करके चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आएगा या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं से भी आता है, अगर चाइना कहीं पर भी उसमें है तो फिर उसको अलग से स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। और सेम थिंग विल बी अप्लाइड ऑन दिस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPI के ऊपर भी यही चीज़ करना चाहता है भारत। NHAI की बात करें तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। और ये ग्रीन सिग्नल इसलिए है क्योंकि एक SPV यानी कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक अलग से एक कंपनी बनाई जाए, XYZ फॉर एग्जांपल इसका नाम होगा या फिर SPV ही इसका नाम रखें, तो ये 50,000 करोड़ रुपए ये फंड रेज करेगा फ्रॉम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और ये पैसे जो हैं 50,000 करोड़ रुपीज़ ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए हैं। 2 बड़े सिटीज़ एक दूसरे के साथ रोडवेज़ के माध्यम से, मीन्स ये एक्सप्रेस वे से जब कनेक्ट होंगे तो बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ जो हैं बीच में जो आते हैं, तो इन सारे टाउन्स और सिटीज़ का फ़ायदा होगा। बहुत सारी होटल्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल पम्प्स और कितनी सारी चीज़ें जो हैं, गांव जो हैं उनका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो यू कैन इमेजिन कि ये 50,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट जो है वो भले ही बड़ा हो लेकिन इसकी इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो इट्स गुड कि एक SPV को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
और कंस्ट्रक्शन का जो रिस्क है, लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट जो है वो NHAI उठाएगा. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्मॉल न्यूज़ आइटम. और आज का जो हमारा ये लेक्चर है, जो टॉपिक्स हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. सो दैट्स एवरीथिंग. आई विल सी यू सून विथ द हिंदू न्यूज़पेपर टुमारो अर्ली मॉर्निंग. तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज़. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.